हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नेम है केमिस्ट्री क्लासेस बाय पूजा यादव। और आज की इस वीडियो के अंदर बच्चों हम लेकर आए हैं, कंटिन्यूअस रखने वाले थे। मैंने आपसे कहा था कि स्टीरियो केमिस्ट्री का कुछ पोर्शन मैंने आज इस वीडियो में करा दिया, नेक्स्ट वीडियो के अंदर कराऊंगी। तो आज की इस वीडियो के अंदर स्टीरियो केमिस्ट्री का जो लेफ्ट पोर्शन रह गया वो हम करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं जल्दी से। स्टीरियो केमिस्ट्री के अंदर बच्चों मैंने आपको एक चीज बताई थी बहुत अच्छे से, अगर आपने देखा हो, कि ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस क्या होते हैं। ठीक है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है, उसी को ही अगर कोई भी सब्सटेंस क्या कर देते हैं, उस लाइट को रोटेट कर देते हैं। या तो वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होते हैं या वो लेवो रोटेटरी होते हैं। ठीक है, वो सब्सटेंस क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। किसको, पोलराइज्ड लाइट को, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को। एक ही प्लेन के अंदर होती है वो, इसीलिए उसको प्लेन पोलराइज्ड लाइट बोला जाता है। तो उसके अंदर हमने क्या देखा था कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लेवो रोटेटरी सब्सटेंस आ रहे थे। एक्चुअल में वो क्या होते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को या तो राइट साइड रोटेशन होता है या फिर लेफ्ट साइड रोटेशन होता है। तो ऑप्टिकल एक्टिव जो सब्सटेंसेस हैं जिसके अंदर क्या हो रहा है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी भी है और लेवो रोटेटरी, तो दोनों आपस में क्या होते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं। ठीक है, तो इसमें मैंने टॉपिक लिखा है ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या है, हम ये कहेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी, जिसको हम किससे डिनोट कर रहे थे, प्लस साइन से, या फिर हम ये इसको स्मॉल डी से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, एंड जो माइनस मतलब लेवो रोटेटरी और करके स्मॉल एल से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड लेवो रोटेटरी ऑफ एन ऑप्टिकल कंपाउंड। ठीक है, ऑफ एन ऑप्टिकल कंपाउंड इज कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमर्स एंड दिस फिनोमिनॉन इज कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इसके आगे की लाइन मैंने बोल दी है। ठीक है, यानी कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी और जो लेवो रोटेटरी होते हैं वो दोनों आपस में क्या होते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं। ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमर्स मैंने कहा था कि क्या ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस क्या होते हैं, ये मैंने आपको बता दिया था कि जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्या कर देते हैं, रोटेट कर देते हैं। जो रोटेशन नहीं करते वो ऑप्टिकल इनएक्टिव होते हैं। ठीक है, अब हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा सब्सटेंस ऑप्टिकल एक्टिव है, कौन सा नहीं है, क्या हम उसको देखते ही पहचान लेंगे? क्योंकि ऐसे तो हम डेफिनेशन बता देते हैं कि ना लाइट को क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को उसको रोटेट कर रहा है, लेकिन क्या हमें देखने से थोड़ी ना पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा है ना, वो तो हम पोलैरोमीटर में देखेंगे तब जाके हमें पता चलेगा। बट कंपाउंड आपको या कोई मॉलिक्यूल दिया हुआ है और उसको देखते ही आपको बताना है कि ये ऑप्टिकल एक्टिव है या नहीं है। ठीक है, तो वो चीज हमें कैसे पता चलेगी, वो अब आगे के पॉइंट्स आपको देखने पड़ेंगे। तो अच्छे से आपको देखना है। देखो, सबसे पहले हम देखेंगे कि मॉलिक्यूलर सिमेट्री और असिमेट्री क्या होती है। ठीक है, उसी से ही निकल के आएगा, मॉलिक्यूलर सिमेट्री एंड असिमेट्री। ठीक है, असिमेट्री। अब यहां पर सिमेट्री और असिमेट्री का मीनिंग क्या है, देखो, कोई भी कंपाउंड है या कोई भी मॉलिक्यूल है, अगर उसमें से हम प्लेन पास आउट करें, कोई भी प्लेन, और वो टू इक्वल हाफ्स में क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, तो वो मॉलिक्यूल कैसा होता है, सिमेट्रिक होता है। ठीक है, और असिमेट्रिक कैसा होता है कि अगर हम उसमें से कोई प्लेन पास आउट करते हैं और वो टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं होता है तो वो होते हैं असिमेट्रिक। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें और क्या चीज देखनी है, हमें देखना है कार्बन को। कार्बन जो है उसकी 4 वैलेंसीज होती हैं, ये आपको पता है ना। अगर 4 वैलेंसीज के साथ सेम ग्रुप अटैच हो, जैसे कि यहाँ और यहाँ भी थर्ड एंड फोर्थ, चारों के चारों क्या हो, सेम ग्रुप हो। ठीक है, तो इसमें से आप कहीं से भी प्लेन पास आउट करोगे तो वो क्या करेगा, इक्वल में डिवाइड हो जाएगा। तो अगर किसी भी कार्बन के साथ, कार्बन के जो 4 वैलेंसीज हैं उसके साथ सेम ग्रुप्स अटैच होते हैं तो उसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक कार्बन। ठीक है, क्या होता है, ये सिमेट्रिक कार्बन होता है।
और इस सिमेट्रिक कार्बन को हम एक और नाम देते हैं अकायरल कार्बन, अकायरल कार्बन। ठीक है। और अगर कार्बन की 4 वैलेंसीज के साथ डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हो, ठीक है, सपोज यहाँ ए है, यहाँ बी, यहाँ सी और यहाँ डी, तो इसको हम क्या बोलेंगे, असिमेट्रिक कार्बन। ठीक है, इसको हम बोलेंगे असिमेट्रिक कार्बन। और इसके साथ साथ हम इसको और क्या बोलेंगे, कायरल कार्बन। ठीक है, तो कायरल कार्बन क्या होता है, वो कार्बन जिसके चारों वैलेंसीज के साथ 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच होते हैं। ठीक है, वो क्या होता है, कायरल कार्बन। तो जिसमें असिमेट्री होगी ना, वही क्या होगा, ऑप्टिकल एक्टिव होगा। समझ आया होगा। और जिसमें सिमेट्री होगी वो क्या होंगे, ऑप्टिकल इनएक्टिव होंगे। तो हमें तो कंपाउंड को देखते ही पहचानना है, तो आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि वहां पर जो कार्बन प्रेजेंट है उसकी 4 वैलेंसीज क्या है, सेम या फिर अलग। इस वजह से इसको, इस कार्बन को एक नाम और दिया जाता है, वो दिया जाता है स्टीरियो सेंटर। ठीक है, स्टीरियो सेंटर क्या है, वो कार्बन जिसके 4 वैलेंसीज को चेक किया जाता है, या हम ये कह सकते हैं जो कायरल कार्बन है ना, उसी को स्टीरियो सेंटर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो सिमेट्रिक जो होगा वो क्या होगा, ऑप्टिकल इनएक्टिव, क्योंकि चारों ग्रुप क्या है, सेम है, तो इसकी वजह से जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है उसको वो रोटेट नहीं कर पाता है, क्योंकि सभी का नेचर क्या हो गया, सेम हो गया। बट यहाँ पर जो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप है उनका नेचर क्या हो गया, डिफरेंट डिफरेंट हो गया। इस वजह से ये क्या करता है, असिमेट्रिक जो कार्बन है वो क्या कर देता है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर देता है। वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी भी हो सकता है, लैवो रोटेटरी भी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो इसका मतलब ये क्या होता है, जो असिमेट्रिक कार्बन होगा वो क्या होता है, ऑप्टिकल एक्टिव होता है। ठीक है, अभी एग्जाम्पल लेते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा, समझ आ गया होगा ऑप्टिकल इनएक्टिव कौन होते हैं और ऑप्टिकल एक्टिव कौन होते हैं। जो जिस मॉलिक्यूल के अंदर क्या हो, कायरल कार्बन प्रेजेंट हो या असिमेट्रिक कार्बन प्रेजेंट हो, उस मॉलिक्यूल को क्या बोलोगे, मॉलिक्यूलर या एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल। ठीक है, और जिस भी मॉलिक्यूल के अंदर कार्बन क्या हो, सिमेट्रिक फॉर्म के अंदर हो, उस मॉलिक्यूल को आप क्या बोलोगे, सिमेट्रिक मॉलिक्यूल। ठीक है, तो कार्बन पे डिपेंडेड है, उस मॉलिक्यूल में जो कार्बन होगा ना उस पर डिपेंडेड होता है। और ज्यादातर हम तो किसकी बात करते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड की, और ज्यादातर वो क्या होते हैं, कार्बन से मिलके ही तो बने हुए होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन से। तो यहाँ पर सिर्फ आपको पहले कार्बन देखना पड़ेगा। ठीक है, मतलब स्टीरियो सेंटर आपको देखना पड़ेगा कि वो कैसा है, सिमेट्रिक है या फिर असिमेट्रिक है। जब सिमेट्रिक होगा तो अकायरल होगा और असिमेट्रिक होगा तो कायरल होगा। मतलब ये जो ए है ना, ए लगा हुआ है, ये इसमें तो है नहीं, बट कायरल के आगे ए लग गया, अपोजिट चल रहा है। यहाँ असिमेट्री है तो यहाँ कायरल होगा। ठीक है, ऐसे आप अपने माइंड में याद रख सकते हो अगर कोई बच्चा भूल जाता है तो। ठीक है, अब इसमें इतना क्लियर हो गया होगा कि सिमेट्रिक मॉलिक्यूल कौन सा है, असिमेट्रिक मॉलिक्यूल कौन सा है। और एक चीज और, सिमेट्रिक मॉलिक्यूल क्या होगा, हमेशा ऑप्टिकल इनएक्टिव, और असिमेट्रिक क्या होगा, ऑप्टिकल एक्टिव। लेकिन असिमेट्रिक में भी कुछ कंडीशंस आ जाती हैं, तो वो भी हम स्टडी करेंगे। तो जल्दी से पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, देन हम इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे बच्चों मैंने एग्जांपल लिया, यहाँ पर एग्जांपल है। ठीक है, मैंने बोला प्रोपेन 2 ऑल। ठीक है, एक मैंने इसकी पहले स्ट्रक्चर बना लो। देखो प्रोपेन क्या होता है, कार्बन 3 होते हैं। ठीक है, सेकेंड नंबर पे ऑल मतलब OH ग्रुप लगा है। अब इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन होगा, 4 वैलेंसीज कंप्लीट। यहाँ पर क्या लगा हुआ है, CH3 लगा हुआ है, और यहाँ पर भी क्या लगा हुआ है, CH3। तो ये क्या हो गया है,
प्रोपेन 2 ऑल। ठीक है, समझ आ रहा होगा। अब मैंने एक एग्जांपल लिया ब्यूटेन 2 ऑल। ठीक है, अब इसके अंदर ब्यूटेन मतलब कार्बन 4 है, आप कार्बन 4 लगा दो। सेकंड नंबर पे क्या लगा हुआ है OH, और यहाँ पर क्या लगा हुआ है H, यहाँ CH3, यहाँ पे CH2 और यहाँ CH3। ये हो गया। अगर हम इस कार्बन को देखें, इस कार्बन को, तो इस कार्बन में 3 हाइड्रोजन है, सेम ही हाइड्रोजन है, तो ये क्या हमारा स्टीरियो सेंटर बन सकता है? नहीं बन सकता। स्टीरियो सेंटर कौन होगा? कायरल वाला, मैंने पहले बोल दिया था। और कायरल क्या होता है? जिसकी चारों वैलेंसीज क्या है? अलग अलग। अब लेकिन अगर हम इसकी बात करें जो सेंटर में प्रेजेंट है, यहाँ पर इसकी 4 वैलेंसीज के साथ सेम है या अलग है, वो आपको देखना है। तो देखो कार्बन के साथ में एक तो लगा हुआ है हाइड्रोजन और एक लगा हुआ OH। OH सपोज मैं इधर लिख दूं, एक CH3 है, एक H है और एक CH3 है। क्या चारों वैलेंसीज अलग अलग ग्रुप से सेटिस्फाइड हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि देखो ये भी मिथाइल और ये भी मिथाइल, अगर 2 ग्रुप भी सेम आ गए तो वो कभी भी कायरल नहीं होगा। तो ये मॉलिक्यूल क्या होगा? अकायरल होगा। पहले तो आपको कायरल और अकायरल पहचानना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये कैसा है? अकायरल है, मतलब ये कैसा मॉलिक्यूल है आप बता सकते हो? अकायरल कैसा होता है? सिमेट्रिक होता है ना। अब इसमें अगर हम देखें सेंटर वाले को, इस वाले को जिसमें OH लगा हुआ है, सपोज मैंने OH ऊपर लगा दिया। अब इसमें 3 वैलेंसीज है, देखो एक वैलेंसी के साथ हाइड्रोजन है, मैंने सपोज यहाँ लिख दिया, CH3 है, CH3 लगा दिया, और ये पूरा ग्रुप ही तो एक साथ इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। कौन सा जुड़ा हुआ है? C2H5, ऐसे लिख सकते हैं। अब इस कार्बन के साथ ये चारों के चारों ग्रुप्स क्या हैं? डिफरेंट डिफरेंट है। इसका मतलब ये जो मॉलिक्यूल है वो कैसा है? कायरल है। तो आई होप सभी को ये आइडेंटिफाई करना आ गया होगा कि अकायरल कौन सा है और कायरल कौन सा है। ठीक है, अब इसमें हम एक छोटा सा चेंजमेंट करते हैं। वो क्या? अगर हम इनकी मिरर इमेज देखें तो क्या होगा? ठीक है, आपने मिरर इमेज देखनी है, मतलब इनके सामने मिरर रख देना है। मिरर रखने के बाद आपको मॉलिक्यूल को थोड़ा सा देखना है कि कैसे क्या अरेंजमेंट है। ठीक है, सपोज करो कि मैंने अभी मैं नॉर्मल एग्जांपल ले रही हूँ, फिर यहाँ पर आएंगे हम। सपोज करो कि मैंने कोई भी एक स्फीयर ले लिया या ट्राइंगल ले लिया, ठीक है, या फिर मैंने एक सर्कल ले लिया है, सर्कल और स्फीयर लगभग सेम ही है, या मैंने एक स्क्वायर ले लिया है, ये मैंने लिया, या ग्लास ले लो, या टेस्ट ट्यूब ले लो, या फिर बीकर ले लो, ठीक है, कॉनिकल फ्लास्क ले लो, जो मैंने एग्जांपल दिए हमारे लेबोरेटरी के जो अंदर होते हैं वो। अगर हम उनकी मिरर इमेज देखें तो क्या होगा? जैसे कि एग्जांपल लो कि मैंने यहाँ पर टेस्ट ट्यूब ली, ये टेस्ट ट्यूब होती है, ठीक है, मैंने यहाँ पर क्या लगाया है? कोई एक मिरर लगा दिया। मिरर में जब आप देखोगे तो ये टेस्ट ट्यूब आपको ऐसी ही दिखेगी। मतलब क्या है? इसका लेफ्ट पोर्शन, यहाँ लेफ्ट पोर्शन दोनों बराबर दिखेंगे, इसका राइट जो होगा इसका भी राइट होगा। कहने का मतलब ये जो मिरर इमेजेस हैं ये एक दूसरे की क्या है? आइडेंटिकल है, मतलब बिल्कुल डिट्टो सेम है। और आइडेंटिकल है यानी कि इसको उठाओ और इसके ऊपर डिपॉजिट करो, अगर एज इट इज डिपॉजिट हो जाती है तो वो आइडेंटिकल है। ठीक है, तो अगर मिरर इमेजेस क्या है? आइडेंटिकल होती है तो उनको हम एक और नाम देते हैं। वो क्या होती है? सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज। ठीक है, इनको आप क्या बोलोगे? क्या है ये? सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज। ठीक है, समझ आया होगा कि सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज क्या है? सुपर मतलब आइडेंटिकल से मान के चलो, यानी कि डिट्टो सेम है। अगर मैं यहाँ पर ट्राइंगल बनाऊं तो यहाँ भी ट्राइंगल एज इट इज, लेफ्ट राइट आप ये पहचान नहीं सकते कि इनके अलग अलग है क्या। ठीक है, डिट्टो आपको सेम मिलेगा।
समझ आ रहा है? तो इनको क्या हम बोलते हैं? सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज। अगर हम इसमें सिमेट्री पास करें, मतलब कोई प्लेन पास करे, तो ये क्या है? सिमेट्रिकल है ना, इसका मतलब ये क्या है? अकायरल है। ठीक है, तो मतलब जो अकायरल होगा वो क्या होगा? सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज होगी। वो हम एग्जांपल से देखेंगे। नेक्स्ट, अगर मैं यहाँ पर अपना हाथ बना दूं ऐसे, ठीक है, अगर मैं अपना हाथ बनाऊं, सपोज यहाँ थंब है और ये फिंगर है, इस टाइप से मैंने बनाया हाथ। अगर इसका मिरर इमेज देखोगे आप तो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा। ठीक है, यानी कि आपका थंब इस साइड कहाँ है? लेफ्ट हैंड साइड, लेकिन यहां जब देखोगे थंब कहाँ है? राइट हैंड साइड, है ना, और ये कहां पर है? लेफ्ट साइड। इसका मतलब क्या हुआ? ये क्या आइडेंटिकल है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर मैं इसको यहां से उठा के और इसके ऊपर डिपॉजिट करूं, ठीक है, तो देखो फिंगर्स भी अरेंज नहीं हो रही एक साथ, और थंब ये वाला इधर रह गया और ये वाला थंब इधर रह गया। क्या ये इस टाइप से डिपॉजिट हुई? ऐसे नहीं हुई ना। ये कैसे डिपॉजिट होती है? ऐसे होती है। ठीक है, यहाँ पर सॉरी, ऐसे की बजाय ये ऐसे डिपॉजिट होती है। तो क्या होगा इस केस के अंदर? इस केस में ये क्या है? नॉन आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल नहीं है। तो नॉन आइडेंटिकल होने की वजह से इन इमेजेस को हम क्या बोलेंगे? मिरर इमेजेस। ठीक है, मिरर लगाया हुआ है, मिरर इमेजेस को आप क्या बोलोगे? नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज। ठीक है, अगर इसमें आप कोई प्लेन पास आउट करोगे तो इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं होंगी। इसका मतलब ये क्या है? कायरल है। तो कायरल जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं? नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेजेस होती है। ठीक है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट है या कोई भी सब्सटेंस जो है वो क्या होते हैं? नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेजेस होती हैं। उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? कायरल। और इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कायरलिटी। समझ आया? नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज ही क्या होगी? कायरल, और सुपर इम्पॉसिबल क्या होगी? अकायरल। ठीक है, अब मैंने ये 2 मॉलिक्यूल्स लिए थे, ठीक है, तो इन दोनों मॉलिक्यूल्स की हम मिरर इमेज बना के देखेंगे और फिर हम ये देखेंगे कि कौन सी सुपर इम्पॉसिबल है, कौन सी नॉन सुपर इम्पॉसिबल है। ठीक है, देखो अभी बच्चों मैंने एग्जाम्पल क्या लिया था? प्रोपेन टू ऑल। ठीक है, और एक मैंने एग्जाम्पल लिया था ब्यूटेन टू ऑल। ठीक है, इसकी जब मैंने स्ट्रक्चर बनाई, या फिर हम इसको ऐसे ऐसे लिख दूं, मैं OH यहाँ बना देती हूँ। ठीक है, अब इसके साथ में और कितने ग्रुप्स हैं? इस टाइप से बना रही हूँ मैं। ठीक है, मैंने घुमा दिया इसको ऐसे, जो नीचे 3 थे बॉन्ड वो मैंने ऐसे कर दिया, OH इधर कर दिया ऐसे। इसमें OH सेकेंड नंबर पे है, ठीक है, और यहाँ पर 3 ग्रुप्स हैं। अब इसमें क्या था? मिथाइल, यहाँ H, और यहाँ क्या था? मिथाइल, और यहाँ पर क्या था? एक जगह मिथाइल H और यहाँ C2H5। ठीक है, ये है प्रोपेन टू ऑल और ये है ब्यूटेन टू ऑल। ये ऐसे है, मैंने नाम ऊपर लिख दिए। अब हमें क्या करना है? इनकी मिरर इमेज बनानी है। ठीक है, मिरर इमेज बनाओगे तो क्या आएगा? देखो ये OH इधर आएगा ना, HO, और कार्बन, कार्बन के साथ ये वाला बॉन्ड ऐसे दिखेगा CH3, ये वाला बॉन्ड ऐसे दिखेगा H, और ये ऐसे दिखेगा CH3। ठीक है, आप इसको ऐसे रख के देखोगे, इस वाले में मिरर इमेज ऐसे बनेगी ना, HO, देन कार्बन, और यहाँ CH3, यहाँ पर H, और यहाँ C2H5। ठीक है, दोनों में मिरर इमेज बन गई है। अब दोनों ही केसेस में आप मिरर इमेज देख रहे हो। ठीक है, आपके पास सपोज ये A है और ये B है, यहाँ पे भी ये A है और ये B है।
ठीक है। ये मॉलिक्यूल कैसा था, अकायरल, और ये वाला कैसा था, कायरल। ये मैंने आपको पहले ही समझा दिया। अब हमने जब मिरर इमेज देखी, तो जब इसको उठा के इसके ऊपर डिपॉजिट करोगे, क्या ये डिपॉजिट हो रहा है, ठीक है, ये देखना है आपको, और इस केस के अंदर भी आपको स्टडी करनी है। अब अगर हम इसमें वापस से क्या करें, मिरर लगा दें, तो क्या होगा, इसमें वापस से आपको ये देखने को मिलेगा, कार्बन, यहाँ हाइड्रोजन CH3 और यहाँ CH3, ठीक है, और यहाँ क्या रहेगा OH। हमारे पास ये वाली C स्ट्रक्चर आ गई है, सेम एज इट इज। यहाँ भी आपने मिरर इमेज बना के देखी, कार्बन, यहाँ पर OH और यहाँ CH3 H C2 H5, ठीक है। आपको लिखना ऐसा है, H5 पहले फिर C2 इधर, लेकिन आप ऐसे लिख सकते हो। अब ये यहाँ पे भी C आ गई। अब कंपैरिजन करना बेटा, A और B का दोनों का कंपैरिजन करो, क्या ये आइडेंटिकल है, नहीं, ये क्या है, नॉन आइडेंटिकल। तो हम ये कह सकते हैं A और B जो है वो आपस में क्या है, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज, ठीक है। इसको आप उठाओ और यहाँ डिपॉजिट करके देखो, तो OH तो यहाँ रह जाता है और OH इधर चला जाएगा ना उठाओगे तो, क्योंकि ये OH इसका राइट है, बट इसी स्ट्रक्चर में देखें तो ये लेफ्ट हो गया, तो चेंज हो गया ना। अगर ये राइट में था और इधर भी राइट में होता तो वो क्या होता, आइडेंटिकल होता। तो ये नॉन आइडेंटिकल है, तो हम ये कह सकते हैं A और B आपस में क्या है, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज, ठीक है। अगर हम नीचे वाले में देखें, तो नीचे वाले में भी यही कंडीशन आ रही है, इसको उठा के इसके ऊपर रख के देखो, तो उठाने की जरूरत ही नहीं है, सीधा OH देख लो आप, ठीक है। OH कहाँ पर है इसका, राइट, यहाँ कहाँ है, लेफ्ट, चेंज हो गया, दैट मीन्स ये भी क्या है, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेजेस है। बट अगर हम A और C का कंपैरिजन करें, तो A और C दोनों देखने में क्या लग रहे हैं, डिट्टो, सेम, आइडेंटिकल लग रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं A और C आपस में क्या है, सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज, ठीक है। यहां भी A और C क्या है, अगर हम देखते हैं तो, सॉरी अपोजिट बन गया ना, ये तो गलत बन गया, ये आपने भी ध्यान नहीं दिया होगा। ये कार्बन है और यहाँ आएगा ना CH3, तो मिरर इमेज, तो यहाँ H आएगा, यहाँ C2H5 आएगा और यहाँ OH आएगा, ऐसे आएगा इसमें, है ना। तो ये भी क्या है, सेम है, A और C क्या है, आपस में सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज, ठीक है। तो जहां पर ये सुपर इम्पॉसिबल है, ये आपस में नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज है, तो आपको ये पता चल जाएगा कौन ऑप्टिकल एक्टिव है और कौन ऑप्टिकल इनएक्टिव है, ठीक है। आपको अच्छे से पता चल जाएगा A और B क्या है, ऑप्टिकल एक्टिव है, बट A और C क्या है, ऑप्टिकल इनएक्टिव है, क्योंकि वो क्या है, सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज है, सेम आ गया इस वजह से, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो आपको अलग अलग कायरल सेंटर ही मिल रहा है, ये तो कायरल ही है, ये तो अकायरल था, ठीक है, लेकिन कायरल है ये तो यहाँ पर तो क्या होगा, आपको अच्छे से पता है। अब एक चीज है बेटा, आपको सभी को पता है आइसोमर्स क्या होते हैं। आइसोमर्स क्या होते हैं, जिनमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट उनका जो अरेंजमेंट होता है अराउंड द वन सेंटर, वो क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है। उनको हम क्या बोलते हैं, आइसोमर्स बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ आइसोमर निकल के आएंगे, उनका एक पर्टिकुलर नेम दिया जाता है, ठीक है। अब वो क्या है, मैंने अभी अभी बताया क्या, कि A और B आपस में क्या है, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, A एंड C क्या है आपस में, सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज, ठीक है। अगर हम इन तीनों को देखें तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है ना। इसमें अरेंजमेंट डिफरेंट आ रहा है, इसमें अरेंजमेंट सेम आ रहा है। जिनमें अरेंजमेंट सेम है वो सुपर इम्पॉसिबल है, और जिनमें अरेंजमेंट डिफरेंट आ रहा है वो नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज होती है। तो उनमें हम एक और नाम देते हैं कि ये दोनों आपस में क्या होते हैं, एनेंशियोमर्स, ठीक है। एनेंशियोमर्स एंड डायस्टीरियोमर्स क्या होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए।
तो जो नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेजेस होती हैं ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस की, वो क्या होते हैं, एनेंशियोमर्स होते हैं। ठीक है, मैंने अभी बोला क्या, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेजेस आर कॉल्ड एनेंशियोमर्स। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो एनेंशियोमर्स कौन कौन है, ए एंड बी। अगर इस केस में भी देखें तो ए एंड बी क्या है, एनेंशियोमर्स है। ठीक है, बट ए और सी क्या थी, सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज, जो कि आइडेंटिकल थी, तो उनको हम क्या बोलेंगे, डायस्टीरियोमर्स। ठीक है, डायस्टीरियोमर्स क्या होते हैं, टू सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेजेस आर कॉल्ड डायस्टीरियोमर्स and two non-superimposable mirror images are called enantiomers। ठीक है, तो आपको एक चीज और पॉइंट पता चला होगा, वो क्या, जो नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज होती है वो क्या होते हैं, ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं। इसका मतलब एनेंशियोमर्स क्या होते हैं, ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं। ठीक है, एंड सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेजेस जो होती है वो क्या होती है, ऑप्टिकल इनएक्टिव, क्योंकि सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज जो है वो कैसी है, सिमेट्रिक है, अकायरल है, तो वो ऑप्टिकल इनएक्टिव है। इसका मतलब डायस्टीरियोमर्स क्या होते हैं, ऑप्टिकल इनएक्टिव होते हैं। ठीक है, ये आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में बन जाते हैं बहुत सारे, तो आपको ये छोटे छोटे पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। तो ये पॉइंट्स आप याद कैसे रखोगे, अपनी नोटबुक में नोट डाल लेना और फिर उसमें छोटे छोटे स्टार लगा के पॉइंट्स बना लेना। ठीक है, वो पॉइंट्स आप कैसे बनाओगे, सिंपल, जिसमें सिमेट्री है, सिमेट्री वो क्या होता है, अकायरल होता है। ठीक है, और उसके साथ साथ असिमेट्री जिसमें होगी वो कैसा होगा, कायरल होगा। इतना पॉइंट पता चल गया। जहां पे अकायरल आता है वहां पर ऑप्टिकल इनएक्टिविटी आ जाती है। ठीक है, और जहां पर कायरल आता है वहां ऑप्टिकल एक्टिविटी आ जाती है। वो सिंपल था। बट अगर आपको मिरर इमेजेस दे दी जाए और फिर पूछे तो मिरर इमेजेस में आप वर्ड यूज क्या करते हो, सुपर इम्पॉसिबल और नॉन सुपर इम्पॉसिबल। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेजेस जो होती हैं वो क्या होते हैं, कायरल होते हैं और साथ साथ ऑप्टिकल एक्टिव भी होंगे। ठीक है, एंड सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज क्या होती है, अकायरल होती है, और अकायरल के साथ वो क्या होती है, सिंपल क्या होगी, अभी मैंने बताया, ऑप्टिकल इनएक्टिव, है ना। तो ये पॉइंट्स आप बना सकते हो जो मैंने आपको बताई है। और साथ साथ क्या लिखोगे, जो नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज है वो एनेंशियोमर्स होते हैं, दैट मीन्स ऑप्टिकल एक्टिव है ये। और सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज क्या होते हैं, डायस्टीरियोमर्स होते हैं, दैट मीन्स वो क्या है, ऑप्टिकल इनएक्टिव। ठीक है, तो वो टेबल आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। और बच्चों मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो है उसके अंदर भी ये पॉइंट्स मेंशन कर दूंगी, तो आप वहां जाकर भी देख लेना। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। इतना ही होप सभी को समझ में आ गया होगा। इसमें आपको कोई भी एक मॉलिक्यूल दे दिया जाएगा और ये कहेंगे इसकी मिरर इमेज बनाओ और ये बताओ ये सुपर इम्पॉसिबल है या नॉन सुपर इम्पॉसिबल है, या तो ये पूछ ले जाते हैं या फिर ये पूछ लिया जाता है ये ऑप्टिकल एक्टिव है या फिर इनएक्टिव है। ठीक है, तो वो आपको मिरर इमेज बनाने के बाद देखना है कि वहां पर क्या आ रहा है। अब मिरर इमेज आपको मिलेंगी, अगर 3 मिली है तो उसमें ऑप्शन आपको देखना है, ए बी आपस में क्या है, नॉन सुपर, और बी सी भी आपस में क्या है, नॉन सुपर, बट ए और सी आपस में क्या है, सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज। तो ये ऑप्शन में आपको मिल सकते हैं। ठीक है, ये समझ आ गया होगा। तो इतना आपको समझ आ गया कि कायरलिटी या कायरल क्या होता है और अकायरल क्या होता है। ठीक है, जो नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेजेस होती हैं वो सब्सटेंस क्या होते हैं, कायरल, और इस फिनोमिनन को या प्रॉपर्टी को कायरलिटी बोलते हैं। और जो सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेजेस होती हैं वो आपस में क्या होती हैं, अकायरल होती है।
ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखो। अभी बच्चों जो नेक्स्ट टॉपिक आता है स्टीरियोकेमिस्ट्री का या पॉइंट आता है वो आता है रासायनिक मिक्सचर। ये क्या होता है? तो अभी अभी मैंने आपको बताया एनेंशियोमर्स क्या होते हैं, डायस्टीरियोमर्स क्या होते हैं, बताया हुआ है ना। तो एनेंशियोमर्स में हम क्या देखते हैं, 2 एनेंशियोमर्स जो होते हैं, मतलब उसमें नॉन सुपर इम्पॉसिबल जो मिरर इमेज होती है, ठीक है। तो उसमें से एक आपको क्या मिलेगा, डेक्स्ट्रोरोटेटरी, और दूसरा क्या मिलेगा, लैबोरोटेटरी। तो अगर डेक्स्ट्रोरोटेटरी और लैबोरोटेटरी जो है, इसका मतलब हम उनको एनेंशियोमर्स भी बोल सकते हैं। तो 2 एनेंशियोमर्स का जो मिक्सचर होता है उसी को ही क्या बोलते हैं, रासायनिक मिक्सचर। लेकिन उन दोनों का जो परसेंटेज है वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 50% आपके पास क्या होना चाहिए, डेक्स्ट्रोरोटेटरी होना चाहिए, और 50% क्या होना चाहिए, लैबोरोटेटरी होना चाहिए, ठीक है। यानी कि हम ये कह सकते हैं 2 मिक्सचर ऑफ 2 इक्वल, ठीक है, 2 इक्वल एनेंशियोमर्स आर कॉल्ड रैसेमिक मिक्सचर। आर या इज बोल दो, ठीक है, रैसेमिक मिक्सचर होता है। यानी कि उसमें आपके पास जो एनेंशियोमर होंगे उनका क्या होगा, जो रेशियो होगा वो इक्वल रहेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको अगर ये कहूँ कि जैसे कार्बन है और इसके साथ 3 ग्रुप लगे हुए हैं, सपोज फ्लोरीन है, आयोडीन है, एंड यहाँ पर कौन बच गया, ब्रोमीन है, ठीक है। इसकी मिरर इमेज बनाओगे तो कार्बन के साथ यहाँ पर फ्लोरीन आएगा, यहाँ क्लोरीन आएगा, यहाँ आयोडीन आएगा और यहाँ ब्रोमीन आएगा, ठीक है। तो सपोज ये अगर डेक्स्ट्रोरोटेटरी है तो ये क्या है, सपोज लैबोरोटेटरी है। तो जब आप रासायनिक मिक्सचर किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर बन जाता है तो उसको आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे, जैसे इसको तो प्लस से कर रहे हो, इसको माइनस से कर रहे हो। तो रासायनिक मिक्सचर में तो ये दोनों इक्वल अमाउंट में है ना, तो इसको जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो किससे करेंगे, प्लस और माइनस से, यानी कि डी और एल एक साथ लिखेंगे, ठीक है। ये चीज ध्यान रखनी है। इसमें अगर डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है तो ओनली प्लस सिंबल लगाते हैं, लैबोरोटेटरी होता है तो ओनली माइनस सिंबल लगाते हैं। बट अगर दोनों रासायनिक, मतलब आपके पास रासायनिक मिक्सचर बन रहा है, दोनों बन रहे हैं, तो वहां पर आप ये प्लस माइनस का साइन लगाते हो, ठीक है। तो जो SN1 SN2 आएगा ना, उसकी मैं आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री एक्सप्लेन करूंगी, तो उसमें आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो रासायनिक मिक्सचर आपको समझ में आ गया होगा। अब रेसेमाइजेशन क्या होता है, ठीक है, यानी कि जो डेक्स्ट्रोरोटेटरी है वो किस में चेंज हो रहा है, लैबोरोटेटरी के अंदर, या फिर हम ये कह सकते हैं लैबोरोटेटरी किस में चेंज हो, डेक्स्ट्रोरोटेटरी के अंदर। तो आपस में जो इंटर कन्वर्जन हो रहा है किसका, इन एनेंशियोमर्स का, ठीक है, उसी प्रोसेस को आप क्या बोलते हो, रेसेमाइजेशन, ठीक है। यहाँ हम रेसेमाइजेशन एक के लिए और यूज में ले सकते हैं कि आपके पास प्लस और माइनस दोनों हैं, डेक्स्ट्रोरोटेटरी और लैबोरोटेटरी दोनों ही होते हैं किसी भी रासायनिक मिक्सचर के अंदर। तो उनको सेपरेट आउट करने की जो प्रोसेस है उसको भी रेसेमाइजेशन बोला जाता है, ठीक है। समझ आ गया होगा आपको इसकी डेफिनेशन। अब देखो, अब इसमें जब रासायनिक मिक्सचर बन रहा है तो हमें कॉन्फ़िगरेशन चेक करना होता है। किसी में क्या होता है, रासायनिक मिक्सचर नहीं बनता, मतलब कोई एक ही बनेगा, या तो डेक्स्ट्रोरोटेटरी बनेगा या लैबोरोटेटरी ही बनेगा। और किसी में क्या होता है, किसी रिएक्शंस के अंदर कि ये दोनों बनने की पॉसिबिलिटी होती है, तो वहां पर रासायनिक मिक्सचर बनता है, तो वहां कॉन्फ़िगरेशन देखा जाता है। तो मैंने आपको 2 टाइप का कॉन्फ़िगरेशन बताया था, एक होता है रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन और एक होता है इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। इसका मीनिंग समझ लें, देन SN1 और SN2 की हमें स्टीरियो समझनी है, उसके बाद स्टीरियो केमिस्ट्री का पोर्शन हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। चलो देखते हैं जल्दी से। देखो बच्चों, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन का मीनिंग क्या होता है कि अगर आपके पास कोई भी क्या है, असिमेट्रिक कंपाउंड है या फिर मॉलिक्यूल है, ठीक है, यहाँ पर X है और हमें क्या करना है, कोई भी Y ऐड करना और X को निकालना है, तो अदर्स जो बॉन्ड होंगे वो चेंजमेंट ना हो, वो उसी प्लेन में क्या करे, लाई करे जहां पर पहले थे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा,
आपके पास में एज इट इज बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई नए ग्रुप के साथ में। जहां लिविंग ग्रुप था वहीं पे नया ग्रुप आकर अटैच हो गया, ठीक है। अदर्स 3 बॉन्ड है वो क्या है, एज इट इज है, उनका अरेंजमेंट क्या है, सेम है, जैसे इसके अंदर था सेम एज इट इज, तो उसको क्या बोलेंगे हम, रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन, ठीक है। कॉन्फिगरेशन हमें वैसे ही मिल गया है। बट अगर हम बात करें किसकी, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन की, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन, तो इस केस में क्या होता है बच्चों कि आपके पास जो असिमेट्रिक कार्बन है, ठीक है, या फिर कायरल कार्बन है, इसमें क्या होता है, जो लिविंग ग्रुप छोड़ के जा रहा है और कोई अदर ग्रुप आ रहा है, तो यहाँ पर ये जो ग्रुप आएगा वो इसकी जगह पर ना आए, ठीक है, सेम प्लेन लाई ना करे, अपोजिट प्लेन के अंदर हो जाए। सपोज ये ऐसे हो जाए, कार्बन है और यहाँ ए, सपोज यहाँ वाई आ गया, यहाँ सी है और बी यहाँ चला गया, तो क्या हुआ, इसका प्लेन भी चेंज हो गया ना इसके साथ में, यानी कि जो अदर बॉन्ड्स हैं उनके प्लेन में भी क्या कर रहा है, ये चेंजमेंट कर रहा है आने वाला ग्रुप, तो क्या होगा यहाँ पर, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन, ठीक है। तो अब हमें ये फाइंड आउट करना है, स्टीरियोकेमिस्ट्री देखेंगे हम SN1 और SN2 की, कि किसमें रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन, मैंने वैसे समझा दिया था बट मैं फिर भी एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ, रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन किसमें हो रहा है और इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन या रासायनिक मिक्सचर किसमें बन रहा है, ठीक है। तो हम जल्दी से वो लास्ट टॉपिक देख लेते हैं एक बार। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री हमने SN1 और SN2 की देख ली। अगर आपको याद हो SN1 और SN2 में हमें क्या क्या प्रोसेस करनी होती है तो आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। देखो SN1 में क्या था कि हमारे पास जो इंटरमीडिएट बना था वो क्या बना था, कार्बोकेटाइन बना था, यानी कि इसमें क्या होता है, सबसे पहले ब्रेक कंप्लीटली, बॉन्ड जो है वो कंप्लीटली ब्रेक हो जाता है, ठीक है। जैसे कि मैं एग्जांपल लूँ, यहाँ पर कार्बन है और यहाँ पर है CH3 सपोज, और यहाँ है हाइड्रोजन और यहाँ पे है C2H5, ठीक है, और यहाँ कोई हमारा ग्रुप है, मैं अपोजिट डायरेक्शन में लिख रही हूँ, इधर लिख दो या इधर लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर हमारा था हेलोजन, ठीक है, सपोज मैंने क्लोरीन ले लिया, तो इस केस में क्या हुआ था, हमारे पास जो बन के आया था वो क्या था कि कार्बन के पास में पॉजिटिव चार्ज आ गया था, है ना, क्योंकि ये पहले Cl नेगेटिव निकल गया था, तो हमारे पास क्या बना था, इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बना था। तो जैसे ही यहाँ से निकला तो इसका जो अरेंजमेंट है वो कैसा है, सेम इसी की तरह ही है, ठीक है। यहाँ पर H और यहाँ पर ये जो सॉलिड लाइन है वो अबोव द प्लेन है और ये बिलो द प्लेन शो कर रहा है। यहाँ पर क्या आ गया, C2H5, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो सकता है, 2 केसेस बन सकते हैं, वो कैसे, अब इनकमिंग हमारे पास कौन आ रहा था, OH नेगेटिव आयन आ रहा था, यहाँ पर एडिशन किसकी हो रही है, OH नेगेटिव आयन की, ठीक है। तो 2 केसेस क्या आ सकते हैं, देखो ये पीछे से भी आकर अटैक कर सकता है और ये इधर से आगे से फ्रंट साइड में भी आके अटैक कर सकता है। तो हमारे पास 2 चीजें निकल के आएंगी, देखो CH3, यहाँ पर क्या जुड़ गया OH, ये एज इट इज अबोव द प्लेन कौन है, C2H5, एंड बिलो द प्लेन सपोज कौन है, हाइड्रोजन, ठीक है। इस केस में अगर ये आगे से आगे, क्योंकि ये जो तीनों है ग्रुप आपको दिख रहे होंगे, ठीक है, इनके बीच में डिस्टेंस मैक्सिमम है, तो आने वाला न्यूक्लियोफाइल इजीली आ सकता है कहीं से भी, इनका इलेक्ट्रॉन क्राउड इसको रिपेल नहीं करेगा, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पर कार्बन और यहाँ ऊपर कौन है, CH3, और अगर आगे से आके ये अटैक करेगा तो OH सपोज यहाँ लग गया और यहाँ पर क्या होगा, C2H5 एज इट इज है, ये बिलो द प्लेन है। बिलो द प्लेन का मतलब क्या होता है, जो मेन ग्रुप होता है ना उसके पीछे की साइड है, इसीलिए यहाँ पर कौन लग जाएगा, हाइड्रोजन लग जाएगा, ठीक है। तो आपने एक चीज देखी होगी, वो क्या कि यहाँ तो Cl था पहले, एज इट इज कौन आ गया, OH, न्यूक्लियोफाइल दूसरा चेंज हो गया, CH3 हाइड्रोजन C2H5 बॉन्ड एज इट इज, क्या इनका प्लेन चेंज हुआ या फिर कहीं भी रोटेशन हुई, नहीं हुई, इसका मतलब ये हमें सेम दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन या इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन, आप सोचो क्या आएगा, रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन, ठीक है।
या रिटेंशन हो रहा है। अब अगर हम इधर देखें तो क्या है, तो हमारे पास देखो क्लोरीन यहाँ था बैक साइड, बट OH कहाँ है, फ्रंट साइड। ठीक है, हाइड्रोजन में भी क्या हो गई है, रोटेशन हो गई है। तो इसका मतलब चेंजमेंट हुआ, तो इसमें क्या हुआ है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन हुआ है ना। तो जब हम SN1, ये मैंने SN1 का बताया, ठीक है, ध्यान रखना, SN1 के अंदर हमेशा जब प्रोडक्ट बनेगा तो वो क्या बनेगा, वो बनेगा बच्चों रेसेमिक मिक्सचर। ठीक है, रेसेमिक मिक्सचर बनेगा। इसका मतलब इसमें 50% तो रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन होता है और 50% क्या होता है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। या हम ये भी बोल सकते हैं कि 50% हमारे पास क्या बना है, यहाँ पर लेवोरोटेटरी बना है, और यहाँ पर 50% हमारे पास कौन आया है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी आया है। ठीक है, तो लेवोरोटेटरी और डेक्स्ट्रो रोटेटरी जो है वो 50-50% जिस मिक्सचर में होते हैं उसी मिक्सचर को हम रेसेमिक मिक्सचर बोलते हैं। ठीक है, तो अब समझ में आ गया होगा कि SN1 की जब स्टीरियो देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास रेसेमिक मिक्सचर निकल के आता है। ठीक है, बट अगर हम एक चीज और नोटिस करें, वो क्या, कि जहां पर बॉन्ड कंप्लीटली ब्रेक हो गया है किसका, लिविंग ग्रुप का, वहां पर रेसेमिक मिक्सचर बनने के चांसेस होते हैं। ठीक है, अब हमें देखना है SN2, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, देन SN2 करते हैं। SN2 के लिए बच्चों मैंने यहाँ पर एक कंपाउंड लिखा हुआ है। ठीक है, SN2 में क्या होता है कि न्यूक्लियोफाइल जो है वो कहाँ से अटैक करता है, बैक साइड से। अगर OH नेगेटिव क्या कर रहा है, बैक साइड से अटैक कर रहा है। ठीक है, अब इस केस में क्या होगा, तो वो देखना है। जब ये बैक साइड से अटैक करेगा तो ये जो Br नेगेटिव है वो निकलने की कोशिश करेगा यहाँ से, है ना। और जब कोशिश करेगा तो इसमें आपके पास ट्रांजिशन स्टेट बन जाती है पहले, यानी कि अटैकिंग ग्रुप बॉन्ड बनाने की फॉर्मेशन करता है और लिविंग ग्रुप बॉन्ड तोड़ने की कोशिश करता है। तो क्या हुआ, OH के साथ बॉन्डिंग यहाँ हो जाएगी, तो OH जुड़ जाएगा बैक साइड। ठीक है, यहाँ पर है CH3 और यहाँ कौन आ जाएगा, हाइड्रोजन, क्योंकि ये बिलो द प्लेन है तो लिविंग जो नया ग्रुप आएगा उसके बिल्कुल बैक साइड होगा। ठीक है, और यहाँ पर कौन आएगा, सेम जो ग्रुप पहले से प्रेजेंट है। तो इस केस में क्या हुआ, हमारे पास ये देखने को मिला कि जो हमारा लिविंग ग्रुप था वो तो फ्रंट साइड है, लेकिन जो इनकमिंग ग्रुप है वो कहाँ पर आके अटैक कर रहा है, बैक साइड, तो बैक साइड जुड़ा। और हाइड्रोजन में भी क्या हो गई है, रोटेशन, बॉन्ड्स में रोटेशन हो गई। तो इसका मतलब इसमें क्या हुआ है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। ठीक है, यानी कि इसमें क्या होता है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। जहां से बैक साइड से अटैकिंग होगी वहां हमेशा इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन होगा, यानी कि जहां ट्रांजिशन स्टेट बनती है वहां हमेशा हमें इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन मिलता है, और जहां इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन, कार्बेनाइन या फ्री रेडिकल्स बनते हैं वहां पर हमारे पास इन्वर्जन और रिटेंशन दोनों होता है। मतलब हमारे पास क्या होता है, रेसेमिक मिक्सचर की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, आई होप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने यहाँ CH3 लिया, आप यहाँ हाइड्रोजन भी लोगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में से ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी है। ठीक है, SN1 और SN2 में ये चीज समझा दी थी। तो बच्चों ये स्टीरियो केमिस्ट्री वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट जो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो हम डिस्कस करेंगे। जो आपका मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फर्स्ट टाइप है, सेकंड एलिमिनेशन होती है और थर्ड रिएक्शन विद मेटल। ठीक है, तो जो फर्स्ट केमिकल रिएक्शन थी हेलो एल्केन्स की, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वो पोर्शन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। जल्दी ही मिलते हैं, टेक केयर।